भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज़ हरियाणा। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत और ये है बड़ी बहस। हरियाणा का विधानसभा चुनाव अब पूरे चरम पर है। उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट का इंतज़ार सियासत से जुड़ा हर आदमी कर रहा है। सियासत में लगातार उथल पुथल मची हुई है। 3 सितंबर बीत जाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के उम्मीदवारों की लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हों। मीटिंग तो बहुत हो रही है, लगातार चिंतन मंथन चल रहे हैं और उसके बाद उस पर फिर मंथन हो रहे हैं, लेकिन उम्मीदवारों के नाम बाहर नहीं आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब प्रदेश में गठबंधन को लेकर नई नई राहें भी खुलनी शुरू हो गई हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच भी गठबंधन हो सकता है, इसकी चर्चा भी चरम पर है। दोनों पार्टियों के नेता आला कमान का नाम लेकर इस पर अभी कुछ भी साफ कोई से कहने के लिए बचते नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो पाता है या नहीं। आज हम आपको इस विशेष बुलेटिन के ज़रिए, बड़ी बहस के ज़रिए बताने की कोशिश करेंगे कि जो टिकटों का इंतज़ार है उसके अंदर की वजह क्या है। लेकिन बड़ी बहस में हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे हम बड़ी रिपोर्ट के साथ। चुनाव में कुछ ही समय रह गया है, इसके बावजूद बड़ी राजनीतिक पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस की ओर से अभी तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। यहां तक कि क्षेत्रीय पार्टियों ने कुछ उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। जेजेपी और एएसपी गठबंधन ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में 19 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया और इसके साथ ही इनेलो भी कई सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है। वहीं नामांकन शुरू होने में सिर्फ कुछ घंटे का समय ही रह गया है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की ओर से अभी तक लिस्ट जारी नहीं की गई। बहुत जल्दी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व चुनाव की डेट को देखते हुए 5 तारीख से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। मुझे लगता है हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व सही समय पर सही फैसला लेगा। क्या आधार बनाया गया है आवंटन का, किस तरीके से टिकटें दी जाएंगी? अच्छे साफ छवि के जिताऊ उम्मीदवार चुनावी मैदान में हों और सभी वर्गों को सम्मान मिले, सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेता है। के लिए कौन सा? मुख्यमंत्री के लिए सभी 90 की 90 विधानसभाएं सेफ हैं, जिताऊ हैं और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जहां से भी कहेगा वहीं से वो चुनाव लड़ेगा। इनसे भी बड़ा उम्मीदवार हमारा भारतीय जनता पार्टी का रहेगा और जो इनको हराने में सक्षम होगा वो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार मैदान में होगा। हरियाणा की स्क्रीनिंग कमेटी की जो है मीटिंग हुई थी, उसमें जो प्रस्ताव बने थे उसको प्रस्तुत किया गया। आउट ऑफ 90 सीट्स यस्टरडे 49 सीट्स वे डिस्कस्ड और आज जो है 41 रिमेनिंग सीट्स, उसके लिए जो भी कंक्लूजन्स था स्क्रीनिंग कमेटी का, उसको अप्रूवल के लिए हमारी सीईसी के सामने प्रस्तुत किया गया। पहले जैसे मैंने बताया था 32 सीट्स 34 सीट्स फाइनल हुई थी। इसके बाद आज जो है अन्य जो 41 सीट्स में से 32 सीट्स फाइनल हो गए। सवाल यहाँ पर यह भी बन रहा है कि क्या बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट के लिए एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं? अगर नहीं तो फिर लिस्ट जारी करने में इतनी देरी क्यों हो रही है? वहीं टिकट को लेकर घमासान कांग्रेस और बीजेपी की परेशानी बढ़ा रहा है। हालांकि दोनों ही पार्टी की उम्मीदवारों के नाम की प्लानिंग अंतिम चरण में है। बीजेपी किसी भी समय लिस्ट जारी कर सकती है। हमारी बात उनसे चल रही है। वी आर एक्सप्लोरिंग के जो है कोई भी आप समझौता करते हैं वो एक विन विन सिचुएशन वाला समझौता ही हो सकता है। हमारे उनके फ़ायदे की बात हो, वो फ़ायदे की, इसके लिए हम तलाश रहे हैं और देखो 1-2 दिन में वो फाइनल हो जाएगा। उम्मीद रखते हैं कि फाइनल हो जाएगा, नहीं तो छोड़ देंगे। आम आदमी पार्टी 90 विधानसभाओं पे तैयारी कर रही है, पूरी ताकत के साथ तैयारी कर रही है और ये विषय जहाँ तक समझौते का है, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय, मेरा विषय नहीं। कितनी सीटों पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है अध्यक्ष जी? आम आदमी पार्टी 90 पे तैयारी कर रही है, बाकी राष्ट्रीय नेतृत्व।
वहीं बात कांग्रेस की करें तो एक और पार्टी के नेता कह रहे हैं कि पार्टी में कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव लड़ सकती है, और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के सीनियर नेता राहुल गांधी चाहते हैं कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो। सवाल यहाँ पर ये भी है कि क्या कांग्रेस के लिए गठबंधन जरूरी है या फिर मजबूरी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ है। दोनों ही पार्टी अपने नेताओं को नाराज नहीं करना चाहती। उम्मीदवारों की लिस्ट के ऐलान में देरी की वजह ये भी मानी जा रही है कि कहीं नेता नाराज होकर दूसरी पार्टी ज्वाइन न कर ले। बहरहाल सोचने वाली बात यह है कि नामांकन में कुछ घंटे ही बचे हैं और दोनों ने लिस्ट जारी नहीं की है। तो बड़ी बहस की जो शुरुआत है आज हम थोड़ा सा अलग करने जा रहे हैं, क्योंकि लगातार अपडेट्स हमें मिल रहे हैं। तो बड़ी बहस में अलग अलग पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो हमसे मुखातिब होंगे, आपसे मुखातिब होंगे। लेकिन अभी अपडेट हम लेते हैं और सीधे चलते हैं इंडिया न्यूज़ के हमारे दो वरिष्ठ साथी विपिन परमार और अतुल हमारे साथ जुड़े हैं। पहले विपिन परमार के पास चलते हैं। लगातार दिल्ली की जो राजनीतिक गलियारे हैं, आज सुबह से आप इधर उधर जा रहे हो, तो क्या अपडेट है इंडिया न्यूज़ के दर्शकों से साझा कीजिए विपिन। मुकेश जी, फिराक गोरखपुरी का एक शेर है ना कि तेरे आने की क्या उम्मीद मगर कैसे कह दूं कि तेरा इंतजार नहीं। इस समय दिल की धड़कनें तेज हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल सोर्सेज ये कह रहे हैं कि आज सूची आएगी। तो वो जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है ना, जब दिल की धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि आपकी परीक्षा का परिणाम जब आता है तो लाजमी सी बात है वो दिल की धड़कन तेज हो जाती है। इस समय तमाम दावेदारों की दिल की धड़कन तेज है और किसी भी वक्त जो है आज ये सूची जो है वो डाली जा सकती है, उसको आउट करने का काम किया जा सकता है। ऐसे में तमाम पॉलिटिकल पार्टियां तमाम समीकरणों को साधते हुए लगातार मंथन का दौर चला, क्योंकि ये वो गणित है जिसको अगर सही से नहीं साधा, यानी कि फॉर्मूलाज अगर सही से नहीं लगाए तो लाजमी सी बात है रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आएगा। और इसीलिए प्री एग्जाम या कहते हैं ना कि परिणाम से पहले जो तैयारी होती है, परीक्षा से पहले जो तैयारी होती है परिणाम को लेकर, वो बेहद ज्यादा जरूरी हो जाती है। और वही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार की जा रही है। और अभी की अगर बात करें तो कांग्रेस 66 सीटों पर जो है वो चेहरे फाइनलाइज कर चुकी है। कल सब कमेटी की एक बार फिर से बैठक होगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी की लगातार बैठकें आज जो है बादस्तूर जारी रही। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ जो है बीएल संतोष, सुरेंद्र पूनिया, सतीश पूनिया और सुरेंद्र नागर की बैठक जो है वो लगातार जो है वो चली। उसके बाद अभी तक बीएल संतोष जो है वो इन तमाम नेताओं के साथ, जिसमें कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी बाद में पहुंचे, उनके साथ ये बैठक लगातार जारी है। यानी कि वो ड्राफ्ट जो तैयार किया जा चुका है 45 से 50 सीटों का, जिसमें जारी किया जाना है, उस पर एक बार आखिर बार जो है गो थ्रू किया जा रहा है और उसे आउट करने का काम जो है, यानी कि उस लिस्ट को घोषित करने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से कुछ ही देर में जो है वो करने का काम किया जाएगा। जी, पहले विपिन कांग्रेस की बात करते हैं। तो कांग्रेस के एक टेंटेटिव नंबर्स भी आप हमारे को बता रहे हैं और सुबह से लगातार उस पर अपडेट भी हमें दे रहे हैं। तो कहीं पेच फंसा है जो लिस्ट जारी नहीं हो रही है, या फिर कहें कि भारतीय जनता पार्टी वेट कर रही है कि कांग्रेस वाले कर दें, कोई एक आध उम्मीदवार ऐसा हो कि जिसको टिकट ना मिली हो, तो आयात करने का भी दौर इस वक्त चल रहा है। और भाजपा जो लिस्ट जारी नहीं कर रही है, इतने बड़े बड़े नेता लगातार मंथन पे मंथन कर रहे हैं, तो क्या वजह है, देरी क्यों हो रही है? देखिए, दोनों दलों के लिए पशुपेश की स्थिति है। आपके पहले सवाल पर मैं आता हूं कि कांग्रेस में आखिर क्यों डिले लगातार हो रहा है, कहां पेंच फंसा। पेंच वहां फंसा जहां पर एक से ज्यादा नाम थे, क्योंकि मौजूदा विधायकों में से जो सोर्सेज बता रहे हैं उनमें से ज्यादातर को टिकट देने का काम किया जा चुका है। अब ये पेंच फंसा कहां? ये पेंच वहां फंसा जहां पर क्रिमिनल केसेस, मौजूदा जो दावेदार हैं उनके ऊपर अगर कोई क्रिमिनल केसेस हैं, उस पर लीगल ओपिनियन लेकर जो है वो आगे बढ़ने के लिए कांग्रेस जो है वो अपना समय ले रही है। क्योंकि कई ऐसे नेता हैं जो कि अपने ऊपर चल रहे क्रिमिनल केसेस की आखिरी 2 से 3 तारीखों में पेशी के लिए नहीं गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर चुनाव लड़ा जाता है, चुनाव जीता जाता है, उसके बाद की रेपरकशन से बचने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो पूरा समय ले रही है। वहीं दूसरा प्रमुख कारण यह है कि जहां पर 2 से 3 कैंडिडेट दावेदार हैं
उन 3 में से एक को चुनना, सब कमेटी जो गठित की गई है उस सब कमेटी को जो है ये जिम्मेदारी दी गई है, इसीलिए लिस्टें जो है उन्हें होल्ड किया गया। और तीसरा बड़ा कारण जो है वो गठबंधन का है, जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में लगातार सेंट्रल लेवल पर जिस तरीके से ये इनिशिएट हुआ है, क्योंकि स्टेट यूनिट भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष और उदयभान जो हमारे सोर्सेज बताते हैं इंडियन न्यूज हरियाणा के, वो यही बता रहे थे कि स्टेट यूनिट जो है, प्रदेश का यूनिट ये नहीं चाहता था कि गठबंधन हो। अब ऐसी परिस्थिति में अगर आप 90 सीटों के इक्वेशन के हिसाब से लिस्ट जारी करते हैं तो आपको 90 की तैयारी करनी होती है। लेकिन अभी फिलहाल की अगर बात करें तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी 10 सीटों पर अड़िग बनी हुई है, उस रेशो में अगर आप 7 से 8 सीटें भी देते हैं तो आपको 82 का आंकड़ा जो है वो मिलता है। तो उस तरीके से आपके जो 8 दावेदार थे उनके नाम ऑटोमेटिकली कट हो जाते हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट उस पर उतारे जाएंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के लिए भी एक सीट की जो जिक्र किया गया दीपक बावरिया की ओर से, इसीलिए ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की टिकटों में समय लग रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो ज्यादातर लिस्ट जो है वो तैयार हो चुकी है और ऐसी परिस्थिति में अभी भी इक्का दुक्का जगह अगर बात करें, तकरीबन 2 दर्जन ऐसी सीटें हैं जहां पर 2 से ज्यादा जो कैंडिडेट है या दावेदार है उनको लेकर मंथन जो है वो लगातार किया जा रहा है। तो इसीलिए टुकड़ों में सूचियां जो है, चाहे वो कांग्रेस की सूची आए या भारतीय जनता पार्टी की सूची आए, टुकड़ों में सूचियां जो है वो आएंगी। आज भारतीय जनता पार्टी की सूची की आने की पूरी संभावना है और आज ये लिस्ट जो है वो आएगी। वहीं कांग्रेस जो है वो कल के मंथन के बाद हो सकता है कि कल सूची जो है वो जारी करें, क्योंकि नामांकन की तिथियां भी आ गई हैं। तो ऐसे में उससे पहले ही सूची जो लाना है वो दोनों पार्टीज के लिए प्रायोरिटाइज जो है इस समय सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है वो बनी हुई है। जी चलिए, अब रुक करते हैं। अतुल प्रताप सिंह का न्यूज़ रूम से जुड़े हैं। तो अतुल, एक लिस्ट तो आपके पास आई है जेजेपी की, इस लिस्ट में आप क्या नया देख रहे हैं? कौन से जो पिछली बार उम्मीदवार थे उनको जगह मिली है, क्या खासियत है इसकी? देखिए, जजपा और उनके साथ गठबंधन के जो साथी हैं उन लोगों ने मिलकर पहली सूची अपनी जारी कर दी है। और इसमें सबसे जो खास बात है वो यही है कि बार बार जो बयानबाजी का दौर चल रहा था कि चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनके सुपुत्र, उन लोगों की तरफ से बयान, फिर दुष्यंत की तरफ से, दिग्विजय की तरफ से बयान कि उचाना की कमान कौन संभालेगा। तो पहली चीज तो उसमें यह है कि उचाना से खुद दुष्यंत फिर से लड़ेंगे और उन्होंने सीधे तौर पर यह दावा किया था कि मेरे सामने वहां पर कोई टिक नहीं पाएगा। और वहां से दूसरी तरफ से दावा हुआ था कि आप भी टिक नहीं पाओगे, आप उचाना से हारोगे। लेकिन अपनी बात पर कायम रहे दुष्यंत और वहीं से उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसके साथ ही दिग्विजय की बात करें तो दिग्विजय को भी डबवाली से मैदान में उतारा गया है। इस बार वो चुनावी पारी में कितना दमखम दिखाएंगे ये भी अपने आप में चर्चा का विषय है। और जो आजाद पार्टी के 4 कैंडिडेट को उतारा गया, 15 जेजेपी के और 4 आजाद के, वहां पर इन लोगों के लिए पहली बार उस पार्टी से अवसर मिला है। तो अब यहां पर देखना ही होगा कि जहां एक तरफ 2 दल गठबंधन के साथ मैदान में उतरे हैं और कांग्रेस क्या कहना चाहते हैं, ये सारी ऐसे बातें हैं जो कि अपने आप में एक नया चर्चा का विषय बनती है। अब देखना ही होगा कि एक दमखम कितना दिखा पाएंगे और ये जो नए चेहरे क्योंकि इन पर आरोप लग रहा था। विपिन के पास चल रहे हैं अतुल, विपिन के पास लिस्ट आ गई है। कौन सी लिस्ट है ये, बीजेपी की है या कांग्रेस की है? आप इसको जो है भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आ गई है। और सबसे पहले अगर बात करें लाडवा से नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री लाडवा से जो है वो चुनाव लड़ते नजर आएंगे। उसके बाद अगर बात करें पहली सीट कालका से शक्ति रानी शर्मा को टिकट देने का काम किया गया है। वहीं पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता, एक बार फिर से ज्ञानचंद गुप्ता जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। अंबाला कैंट से अनिल विज को जो है वो उम्मीदवारी दी गई है। अंबाला शहर से असीम गोयल, मुलाना से श्रीमती संतोष सारवान को टिकट दिया गया है। सडौरा से बलवंत सिंह को टिकट दिया गया है। जगाधरी से कंवरपाल गुजर एक बार फिर से मैदान में। यमुनानगर से घनश्याम दास अरोड़ा एक बार फिर से मैदान में। रादौर से श्याम सिंह राणा जो है उन्हें मैदान में उतारा गया है। वहीं शाहबाद से श्री सुभाष कलसाना जो है उन्हें मैदान में उतारा गया है। थानेसर से सुभाष सुधा उन्हें मैदान में उतारा गया है। पेवा से कमलजीत सिंह अजराना को मैदान में उतारा गया है। गुला कैथल से लीलाराम गुजर, नीलोखेड़ी से भगवान दास कबीर पंथी, इंद्री से रामकुमार कश्यप, करनाल से जगमोहन आनंद, घरौंडा से हरविंदर कल्याण, पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा, पानीपत शहरी से प्रमोद कुमार विज, इसराना से कृष्णलाल पंवार राज्यसभा सांसद हैं। इसके साथ साथ समालखा से मनमोहन भड़ाना, खरखौदा से पवन खरखौदा, सोनीपत से निखिल मदान, गोहाना से अरविंद शर्मा, सफीदों से रामकुमार गौतम, जींद से कृष्णपाल मिड्डा, उचाना कला से देवेंद्र अत्री, टोहाना से देवेंद्र सिंह बबली, फतेहाबाद से दूड़ाराम विश्नोई, रतिया से श्रीमती सुनीता दुग्गल, इसके बाद कालांवाली से
राजेंद्र देशु जोधा, रानिया से शीशपाल कंबोज, आदमपुर से भव्य बिश्नोई, उकलाना से अनूप धानक, नारनौंद से कैप्टन अभिमन्यु, हांसी से विनोद भयाना, बरवाला से रणवीर गंगवा, हिसार से कमल गुप्ता, नलवा से रणधीर पनिहार, लोहारू से जेपी दलाल, बदरा से उमेद पातुवास, दादरी से सुनील सांगवान, भिवानी से घनश्याम सराफ, तोशाम से श्रुति चौधरी, भवानी खेड़ा से कपूर वाल्मीकि, महम से दीपक हुडा, गढ़ी सांपला से श्रीमती मंजू हुडा, कलानौर से रेणु डावला, बहादुरगढ़ से दिनेश कौशिक, बादली से ओम प्रकाश धनखड़, झज्जर से कप्तान विरधाना, बेरी से संजय कबलाना, अटेली से कुमारी आरती राव, नांगल चौधरी से अभय सिंह यादव, कोसली से अनिल दहीना, रेवाड़ी से लक्ष्मण सिंह यादव, बादशाहपुर से श्री नरवीर सिंह, गुड़गांव से मुकेश शर्मा, सोना से तेजपाल तंवर, पलवल से गौरव गौतम, पृथला से टेकचंद शर्मा, बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा, फरीदाबाद से विपुल गोयल, तिगांव से राजेश नागर। 90 की 90 विधानसभाओं की अगर बात करें तो 67 विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवार उतारे गए हैं। ज्यादातर नाम जो है वो जो है मौजूदा विधायकों के देखने को मिले हैं, लेकिन कई जगहों पर टिकट जो है वो कटी है। एक्सक्लूसिव ये लिस्ट इंडिया न्यूज हरियाणा पे हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सीएम लाडवा से चुनाव लड़ेंगे नायब सिंह सैनी। सवाल लगातार किए गए थे कि क्या करनाल या लाडवा, तो सीएम नायब सैनी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं कालका से शक्ति रानी शर्मा को टिकट देने का काम जो है वो किया गया है। इसी के साथ साथ तमाम अगर जगहों की बात करें तो कई बड़े चेहरे इस लिस्ट में देखे जा सकते हैं, यानी कि 67 की सूची जो है उसे जारी करने का काम किया गया है और बाकी 23 जो नाम हैं उनको अभी होल्ड रखा गया, यानी कि 23 नामों को जल्द जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो है जारी करने का काम किया जाएगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक बड़ी सूची यानी कि 67 लोगों की सूची लगातार हम इंडिया न्यूज हरियाणा ने सबसे पहले ये खबर ब्रेक करी थी कि आज सूची आएगी और आज 8 बजकर तकरीबन 10 मिनट पर यह सूची जो है उसे जारी करने का काम भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया है। इसको हमने शुरू में ही कहा कि ये बड़ी बहस का स्पेशल एडिशन है, तो कहीं ना कहीं जो इंट्यूशन होती है वो हो जाती है। अक्सर जो इस समय में हम या तो राजनीतिक गेस्ट को लेते हैं या उनके प्रवक्ताओं को लेते हैं, लेकिन आज हमें लग रहा था कि बिल्कुल सही वक्त होगा कि आपको और अतुल को इसमें लिया जाए, क्योंकि लिस्ट आ सकती है। अब सिलसिलेवार ढंग से अगर हम शुरू करें तो पहला नाम जो लिस्ट में है वो नायब सिंह सैनी साहब का है, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। दूसरा नाम कालका से श्रीमती शक्ति रानी शर्मा का है, जिन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और अम्बाला की मेयर रह चुके हैं। और तीसरा नाम ज्ञानचंद गुप्ता का है और चौथा नाम अनिल विज और पांचवा असीम गोयल और छठा बुलाना से श्रीमती संतोष सरदन, सडोरा से बलवंत सिंह का है। तो इसमें जो नए नाम आपको दिखाई दे रहे हैं और इसमें क्या पहले भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक थे या कांग्रेस के विधायक यहाँ से जीते थे, इस पे अगर हम अपने दर्शकों को थोड़ा सा रोशनी डाल सकें। अतुल, ये जो लिस्ट अपने पास आई है इंडिया न्यूज़ पे इस वक्त एक्सक्लूसिव, हमने 67 सीट्स के नाम बताए हैं, बिल्कुल लाइव जैसे लिस्ट आई है और हम कहेंगे कि आपकी टीम ने इसमें बाजी मारी है। तो हम सवाल ये कर रहे थे, विपिन अगर आप सुन पा रहे हैं, क्योंकि ये लिस्ट आप लेके आए थे, उसके बाद अतुल के पास मैं जाऊँगा। इस लिस्ट में जो नए नाम जुड़े हैं, ये नए नाम उन विधानसभा क्षेत्रों से हैं जहां पर पहले भाजपा के विधायक हुआ करते थे या इन सीटों पर इनेलो, जजपा या फिर कांग्रेस के प्रत्याशी का कब्जा था। देखिए, बिल्कुल देवेंद्र बबली हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था और टिकट उन्हें मिला है टोहाना से। रामकुमार गौतम हाल ही में उनकी ओर से भी जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा गया था, उनको टिकट मिला है सफीदों से। कई ऐसे नाम हैं, अगर बात करें श्रुति चौधरी की, किरण चौधरी राज्यसभा जा चुकी हैं, तो ऐसे में श्रुति चौधरी को जो है उन्हें भी एक बार फिर से जो है उनको जो टिकट दिया गया है। इसके साथ साथ और भी कई नाम इस लिस्ट में जो है वो देखे जा सकते हैं। रेणु बाला कलानौर से, जिन्हें जो है उतारा
हारने का रेणु डावला को, मंजू हुडा जो कि गढ़ी सांपला के लॉय यानी कि भूपेंद्र सिंह हुडा के गढ़ में जो है वो मंजू हुडा को टिकट जो है वो दिया गया है। श्रुति चौधरी को तोशाम से जो है वो टिकट दिया गया है। तो कई नाम ऐसे हैं जो कि पहले बिल्कुल सही कहा आपने कि दूसरे दलों में थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से तमाम इक्वेशंस को समझते हुए और विनेबिलिटी को देखते हुए, क्योंकि जो फैक्टर्स देखे जाते हैं तमाम चीजों में सबसे बड़ा फैक्टर चुनाव के दौरान लिस्टें बनाते समय यही रहता है कि विनेबिलिटी कितनी है, क्या जिताऊ कैंडिडेट है या नहीं है। अब दांव खेला गया है, लोकतंत्र में जनता तय करती है कि जनता किसको जो है वो सत्ता देना चाहती है। तो ऐसे में अब तमाम नेता जनता के दरवाजे पर होंगे मुकेश जी, और जनता के हाथ में, अब जनता के पाले में गेंद जो है वो जा चुकी है। जी, इस जो 67 की लिस्ट आई है इसमें कितने लोग ऐसे हैं, हालांकि बिल्कुल अभी ताज़ा तरीन ये लिस्ट आपके पास आई है, फिर भी आपकी नज़रों से गुजरी, आपके हाथ में ये लिस्ट है और इस वक्त इंडिया न्यूज़ हरियाणा के जो दर्शक हैं अपनी स्क्रीन पर भी इसको चलता देख रहे हैं, तो इसमें से कितने ऐसे उम्मीदवार हैं जो दूसरी पार्टी से आए थे, भाजपा का जिन्होंने दामन थामा था, उनको इसमें जगह दी गई है? देखिए, ज्यादातर नाम जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। जैसे निखिल मदान का नाम, भारतीय जनता पार्टी रिसेंटली उनकी ओर से जो है वो ज्वाइन की गई थी। इसी के साथ साथ श्रुति चौधरी का नाम मैंने आपको पहले बताया, श्रुति चौधरी की ओर से भी जो है वो पहले जो है वो टिकट जो है उनको दी गई है। इसी के साथ साथ कई ऐसे नाम हैं जो कि अभी हाल ही में रामकुमार गौतम की अगर बात करें, देवेंद्र बबली की अगर बात करें, उनको जो है टिकट देने का काम किया गया है। इसी के साथ साथ जो है राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पंवार जो कि लगातार कह रहे थे कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना है, उनकी जो इच्छा है उसे भी पूरा करने का काम जो है वो किया गया है। लेकिन कई चीज़ें जो है मुकेश जी, क्योंकि लगातार डिस्कशन चल रहा था लगातार, क्योंकि जब चुनाव आता है तो कई चीज़ें, कई खबरें इस तरीके की भी आती हैं कि ये विधायक, ये मंत्री जो है वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाना चाह रहा है या दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ना चाहता है। वैसा इस लिस्ट में कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अगर आप मंत्रियों की कॉन्स्टिट्यूएंसीज को देख लें, जिसमें कि कंवरपाल गुर्जर हैं, जगाधरी से पहले चुनाव लड़ा था, इस बार फिर जगाधरी से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी के साथ साथ थानेसर से जो है वो सुभाष सुधा चुनाव लड़ रहे हैं। तमाम जो नाम हैं वो ज़्यादातर नाम जो है उनको उसी तरीके से रिटेन किया गया है। ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला से जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, अनिल विज जो है वो अंबाला कैट से ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो ज़्यादा चेंजेस जो हैं वो सीट्स को लेकर नहीं किए गए हैं, सिवाय मुख्यमंत्री की सीट, वो करनाल से बाय इलेक्शन जीते थे, लेकिन लाडवा लगातार जो चर्चा का विषय बना हुआ था, जिसको डिनाई भी किया गया सीएम की ओर से कि करनाल मेरा जो है गृह क्षेत्र है, करनाल जो है, लेकिन अब फाइनली जो भारतीय जनता पार्टी आला कमान की ओर से डिसाइड किया गया है नायब सैनी के लिए, वो यही है कि वो लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, यानी कि लाडवा से नायब सिंह सैनी जो है वो इन चुनावों में जो है ताल ठोकते नजर आएंगे। जी, जो इनके अध्यक्ष हैं पार्टी के, उन्होंने हालांकि पहले मीडिया में इशारा कर दिया था कि नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, तो अध्यक्ष जी ने ये खबर लीक कर दी थी अपने को, तो लाडवा से ही वो लड़ रहे हैं। अतुल के पास चलते हैं। अतुल, इस दौरान आपने भी इस लिस्ट को पूरे तरीके से पढ़ लिया होगा, तो आपका जो विश्लेषण है हरियाणा को लेकर, जो आपका अनुभव है इस लिस्ट में, आप किसकी छवि ज़्यादा देखते हैं? देखिए, जैसा विपिन कह रहे थे मुकेश जी, बात वही है कि कुछ जो नए नाम है वो अलग अलग पार्टियों से आए, तो उनको भी पूरा अवसर दिया गया है, ताकि उन्होंने जब पार्टी ज्वाइन कर ली और उसके बाद टिकट अगर नहीं मिलता तो फिर नाराजगी भी बढ़ती, तो बैलेंस करने की वो कोशिश की गई है। जी, उसके साथ साथ अतुल, आपको रोकेंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब आए हैं मीडिया के समक्ष और कुछ कह रहे हैं। देखने को मिल गया है कि अब एक नहीं दो पार्टियों के साथ वो गठबंधन कर रहे हैं। अब उनका गठबंधन का सारा चित्र सामने आएगा, उसके अंदर कौन सी सीटें ये छोड़ेंगे, कौन सी वो छोड़ेंगे, और उनके घर के अंदर जो एक एक सीट के ऊपर जैसे उन्होंने 80-80, 60-60, 65 फॉर्म भरवा करके इतने कैंडिडेट जो तय किए हुए हैं, उस संकट में से वो निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता। लेकिन निश्चित रूप से वहाँ एक भगदड़ जो मचने वाली है, उस भगदड़ मचने के कारण से उनकी जो जीत है वो कहीं सुनिश्चित नहीं है। सब लोग एक दूसरे लड़ाई लड़ेंगे, इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। हरियाणा बीजेपी के लिए कितना टफ है कंपटीशन? देखिए, इलेक्शन होता है और उस इलेक्शन को हमेशा एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के नाते से चुनाव लड़ा जाता है, खेला जाता है, और उसमें हम लोग, हमारा कार्यकर्ता, हमारे नेता सभी पूरे उत्साह में हैं, और हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस अभियान को जो कल से शुरू हो रहा है, यानी प्रत्याशियों के नामांकन का जो शुरू हो जाएगा, उसको विधिवत रूप से सारी हमारी योजनाएं, सारी हमारी व्यवस्थाएं सब कंप्लीट हैं, और हम अच्छे प्रकार से चुनाव लड़ करके और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की जो मेजोरिटी है
वो सरकार हमारी निश्चित रूप से आने वाली है, ऐसा मेरा विश्वास है। कौन कौन से बड़े नेता देखिए, जहाँ तक लिस्ट का विषय, लिस्ट आपको मालूम है, किनको टिकट मिली है किनको नहीं मिली है, उसका विश्लेषण तो आप करेंगे। लेकिन बड़े नेताओं में प्रधानमंत्री जी भी हमारे आएंगे, गृह मंत्री जी आएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, जितने भी बड़े नेता हैं वो सब, क्योंकि 90 विधानसभा की जो चुनाव है तो स्वाभाविक रूप है जितने नेता आएंगे उनके सबके, कुछ जम्मू कश्मीर और हरियाणा के दोनों के साथ साथ चुनाव है तो दोनों प्रदेशों में जाएंगे, इसलिए हमको पर्याप्त समय अपने नेताओं को मिलेगा। सर, बीच में कुछ पहलवानों के कुछ समूह को लेकर के पहलवानों के एक समूह को बीजेपी से नाराजगी थी, अब कांग्रेस जो है वो ही पैतरा अपना रही है, टिकट दे रही है उनको। देखिए, कुल मिला के एक राजनीतिक चक्र में मैं समझता हूँ हमारे वो साथी खिलाड़ी हैं उसमें फंसे थे, उस समय फंसे थे, आज उसका पटाक्षेप हो रहा है कि वही लोग आज मिलकर के कांग्रेस के नेताओं के साथ टिकट की गुहार कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो सारा विषय था वो राजनीति से ओतप्रोत था, उस समय तो एकदम इसको शायद इतनी साफ गोई से कोई नहीं कह सकता था, लेकिन आज तो साफ गोई हो गई कि वही लोग आज कांग्रेस की टिकट के लिए उनके पास जा रहे हैं और वो भी कह रहे हैं चुनाव लड़ाएंगे। इसका मतलब वो सारा जो राजनीति से प्रेरित वो एक विषय मुझे लगता है। धन्यवाद। 85 को लेकर के सर, 85 लिस्ट को लेकर के जो कहा गया है सर, तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मीडिया से मुखातिब थे भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की लिस्ट को लेकर, और ख़ास बात जो लबोलबाब निकले तो खिलाड़ियों को लेकर सवाल पूछा गया और जाहिर है कि बात हो रही थी विनेश फोगाट की और उनके जो साथी पहलवान हैं, तो इसको लेकर इन्होंने कहा कि ये राजनीति थी सारी और आज तो ये सामने भी आ गई है। अतुल के पास चलते हैं, न्यूज़ रूम से हमारे साथ मौजूद हैं। अतुल, हम लिस्ट की बात कर रहे थे और जानना चाह रहे थे कि जो हरियाणा की राजनीति में आपका अनुभव है, तो इस जो 67 लोगों की लिस्ट है इसको आप किस तरीके से देखते हो? बिल्कुल, मैं वही बात कह रहा था कि जो तस्वीर इस वक्त इस लिस्ट को देखने के बाद उभर कर आती है वो यही है कि हर एक व्यक्ति को बैलेंस करके उतारा गया है मैदान में, ताकि कहीं से कोई नाराजगी ना हो जाए। क्षेत्रवाद भी अगर देखें तो वो भी इसकी झलक इसमें दिखाई देती है। जो क्षेत्र का बड़ा नेता था उनके परिवार के सदस्य को किसी को टिकट मिला है या फिर उनके व्यक्ति को, या जो उनके जिनका उन्होंने सपोर्ट किया, तो कुल मिलाकर बैलेंस करके ये लिस्ट लाई गई है, क्योंकि लंबे इंतजार और बहुत से लंबे मंथन के बाद इस लिस्ट पर मुहर लगी। और उसमें जैसा विपिन कह रहे थे कि कुछ नाम ऐसे जो कि अलग अलग पार्टियों से आए, चाहे किरण चौधरी हो, उनको राज्यसभा भेजने का पहले काम किया तो उनके बेटी को भी विधानसभा टिकट चुनाव में टिकट दिया, उसके साथ साथ आरती राव को भी टिकट मिला है। इसको लेकर भी लंबी लड़ाई चल रही थी, मिलेगा नहीं मिलेगा, नाराजगी, तमाम तरह की चीजें हैं। जेजेपी के 3 विधायक जब बीजेपी में आते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो उनको भी पूरा मान सम्मान दिया गया है। तो कुल मिलाकर अगर इस पूरी लिस्ट को हम देखें तो एक तरफ जो विपक्ष ये कहता है कि परिवारवाद का आरोप लगाती है बीजेपी, लेकिन उनके यहाँ भी परिवारवाद हो गया है, तो ये आरोप तय भी हो सकता है कि हाँ इस लिस्ट में उसकी झलक है। लेकिन जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट देखना होता है और हर पार्टी जिताऊ कैंडिडेट पे ही जाती है। भले एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, बीजेपी आरोप लगाए कांग्रेस पर, कांग्रेस उन पर लगाए, बाकी अन्य दल लगाए, लेकिन जो जिताऊ कैंडिडेट होता है, मजबूत कैंडिडेट होता है, उसी पर दांव लगाया जाता है और ये बिल्कुल जायज भी है। तो वो झलक इसमें साफ तौर पर मुकेश जी दिखाई दे रही है कि हाँ एक बैलेंस करके एक लिस्ट बनाई गई ताकि किसी भी क्षेत्र में कोई भी नेता नाराज ना हो, उनके जो समर्थक हैं उनमें नाराजगी ना जाए। थोड़ी बहुत चीजें चलती हैं, होगा भी, नाराजगी आएगी भी, लेकिन ज्यादातर वही नाम है जिनको लेकर संभावना पहले से जाहिर की जा रही थी। हम आप और विपिन लगातार उस पर चर्चा भी करते रहे हैं, बस उस पर मुहर अब इस लिस्ट के आने के बाद लग गई है। मुकेश जी जी, विपिन के पास चलते हैं। विपिन, ये जो लिस्ट है इसमें मजबूत नाम या मजबूत नाम के पीछे खड़े शख्स, ख़ास तौर से हम बात करें कि एक बार जब गुरुग्राम में बात हो रही थी तो किसी नेता ने कहा था कि जो सांसद हैं उनके बच्चों को टिकट नहीं मिलेगी, लेकिन दोनों बच्चियों को टिकट मिल गई है। तो और सांसद भी मजबूत हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़े हैं। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि सभी को समान रूप से जो नेता भारतीय जनता पार्टी में बड़ा कद रखते हैं, इस बार किसी से भी नाराज़गी मोल लेने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल नहीं की है। और राव नरबीर सिंह की बात करें तो वो भी उसमें से एक उदाहरण है।
देखिए मुकेश जी, तमाम चीजें हैं। ये 67 की लिस्ट है, इसमें से 8 महिलाएं हैं। 8 महिलाओं के नाम जो है उन्हें घोषित करने का काम किया गया है। महिला उम्मीदवार 8 रखी गई हैं 67 की लिस्ट पे, जिसमें सबसे पहला नाम कालका से शक्ति रानी शर्मा का है। दूसरे नाम पर मौलाना से संतोष सारवान है। कलायत से कमलेश ढांडा हैं। इसके बाद अगर बात करूं तो रतिया से सुनीता दुग्गल हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो शाम से श्रुति चौधरी हैं। गढ़ी सांपला किलोई से मंजू हुडा हैं। कलानौर से रेनू डावला हैं और इसके साथ साथ कुमारी आरती राव सिंह। तो ऐसे में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं को भी जो है प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन इस लिस्ट में जो है वो दिया गया है। जो नंबर पहले कम देखने को मिलते थे, तो ज़्यादातर अगर बात करें 67 में से 8 कैंडिडेट जो हैं वो महिला उतारी गई हैं पहली सूची में। अभी बाकी की 23 की सूची जो है वो आनी बाकी है, उसमें देखना होगा कितनी महिलाओं को और रिप्रेजेंटेशन जो है वो दिया जाता है। जहाँ तक रहा आपके सवाल का जवाब, लाजमी सी बात है, फैक्टर्स कई थे, कई तरह की बयानबाजियाँ भी हुई और ये तमाम चीज़ें प्रेशर पॉलिटिक्स के हिसाब से देखें या फिर अपनी बात पार्टी आला कमान तक पहुंचाने का एक जरिया देखें। इस तरह की बयानबाजी के माध्यम से जो है प्रयास यही किया जाता है कि कहीं ना कहीं एक संदेश पार्टी आला कमान तक पहुंचाया जा सके। लेकिन पार्टी आला कमान की ओर से अगर बात करें, प्रदेश की यूनिट की ओर से लगातार स्क्रीनिंग कमेटीज की गई, उसके बाद कोर कमेटियां बैठी, केंद्रीय चुनाव समिति के पास मामला पहुंचा। केंद्रीय चुनाव समिति को जो ठीक लगा, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह की ओर से खुद ये कहा गया था कि मैं अपनी बेटी के लिए टिकट नहीं मांगूंगा, आरती खुद सक्षम है। अब आरती राव का रिप्रेजेंटेशन भारतीय जनता पार्टी में किस तरीके से गया और किस तरीके से जो है टिकट दिया गया, तमाम चीज़ें हैं। श्रुति चौधरी, किरण चौधरी की सुपुत्री हैं, बिनेबिलिटी और तमाम चीज़ें, जिस तरीके से 2 टीमों की ओर से लगातार तकरीबन 90 की 90 विधानसभाओं पर सर्वेस किए गए थे, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक लिया गया था। जनता से सीधे सीधे सवाल पूछे गए थे, आपको नेता आपका पसंद है, मौजूदा विधायक पसंद है या नहीं। तो उसका जो जवाब मिला वो पॉजिटिव या नेगेटिव के आधार पर वैसे ही एज इट इज पार्टी आला कमान के सामने रखने का काम किया गया। और उसके बीच में जब दावेदारियां आई तो दावेदारियों को छटनी कर कर, स्क्रूटनी कर कर वो 90 नाम चुनने का काम किया जा रहा है जो कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव लड़ेंगे। और उसी प्रक्रिया में ये पहली सूची 67 की उतारी गई है, जिसमें मैंने पहले कहा कि ज़्यादातर चेंजेस जो है ना तो मंत्रियों की सीटों में देखने को मिले हैं और ज़्यादातर कैंची जो है वो ज़्यादातर सीटों पर नहीं चली है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर बात करें, चेहरे ज़्यादातर जगहों पर जो नए लोग भी आए, जो जननायक जनता पार्टी से छोड़कर आए या बाकी दलों से छोड़कर आए, उनको भी रिप्रेजेंटेशन जो है वो दिया गया। हाल ही में देवेंद्र बबली ने ज्वाइन किया था, रामकुमार गौतम ने ज्वाइन किया था, उनको टिकट देने का काम किया गया है। तो जो भरोसा इन पर जताया गया है, उस भरोसे पर, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव में जब आप जाते हैं तो अपनी बात आप जनता तक रखते हैं, लेकिन जनता तय करती है कि आखिर सत्ता पर कौन बैठेगा। जी लिस्ट हैं जो कैंडिडेट्स जिनको टिकट दिया है, तकरीबन कल उन तक पर्सनल तौर पे ये मैसेज भी चला गया होगा, क्योंकि बहुत सारे इन उम्मीदवारों में से आज हमारी फ़ोन पर बातचीत हो रही थी, तो कोई मंदिर माथा टेकने जा रहे थे, कोई सालासर चले गए हैं, कोई खाटू श्याम जी चले गए हैं, कुछ बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात हो रहे हैं। तो नाम तो जिनके फाइनल हुए थे पर्सनल तौर पे उनको ये इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी, लेकिन आज मीडिया के समक्ष, जनता के समक्ष भारतीय जनता पार्टी ने ये लिस्ट जारी की है। जो 23 सीट्स बची हैं अतुल, इन 23 सीट्स में ऐसी कौन सी सीट है जो आपके जहन में इस वक्त आ रही है कि मुख्य सीट है, या इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के ये फलां विधायक रहे हैं, अभी टिकट का इंतज़ार है, या मंत्री कुछ ऐसा? हालांकि बहुत जल्दी है क्योंकि लिस्ट अभी आई है, ये बुलेटिन शुरू होने से पहले ही इसको विपिन परमार ने ब्रेक किया है। इंडिया न्यूज़ ने सबसे पहले ये लिस्ट दर्शकों तक पहुंचाई है, जिसके लिए आप और आपकी टीम बधाई के पात्र हैं। तो वो जो 23 सीटों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, कोई जहन में नाम आ रहा है किसी नेता का या किसी कंस्टिट्यूएंसी का? मैं जितना मोटा मोटा अभी समझ पा रहा हूं कि जो भी बड़ी जगह थी और बड़े नाम थे जिनको लेकर चर्चा थी कि इनकी टिकट, भले ये बीजेपी में अभी अभी शामिल हुए हैं, उन जगहों पर इनकी टिकट पक्की होगी, तो वो सारे नाम कमोबेश पहली सूची में आ गए हैं। अब इसके अलावा जो 23 की बात आप कर रहे हैं, उसके लिए मुझे थोड़ा सा अध्ययन करना पड़ेगा कि हाँ वो कौन कौन से नाम और वहां से कौन बड़ा ऐसा नेता है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरी पार्टी से आया हुआ है या फिर पहले से जुड़ गया था और उसको लेकर आगे अब
टिकट के लिए दावेदारी जो थी वो मजबूत हो गई है। तो ये थोड़ा सा अध्ययन का विषय है, लेकिन जो मोटी मोटी तस्वीर मुझे दिखाई देती है वो यही है कि जो बड़े नाम थे, वो चाहे फरीदाबाद की बात कर ले, विपुल गोयल एक बार फिर से उनके नाम की बहुत चर्चा थी, तो उनके ऊपर, चाहे वो फिर श्रुति चौधरी की बात कर ले, उनके लिए भी टिकट यहाँ पर पक्की हो गई। उसके साथ साथ आरती राव की बात कर ले, दोनों जेजेपी के नेताओं की अगर हम बात कर रहे थे तो तीन लोगों को उसमें भी यहाँ पर टिकट दिया गया है, तो वो भी प्रमुख नाम है। जो अहिरवाल का बेल्ट है उसमें ये चर्चाएं थी कि क्या उसी परिवार में से किसी सदस्य को टिकट मिलेगा, तो कमबेश वो मैसेज देने की कोशिश की गई है कि हाँ, भले कुछ आरोप लगते रहे लेकिन यहाँ पर ये जरूरी और जिताऊ कैंडिडेट है, इसलिए इनके ऊपर दांव चला जा रहा है। मुकेश जी चलिए, जो जिताऊ और टिकाऊ की रणनीति सभी पार्टियां अपना रही हैं और जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी ये 67 लोगों पर अपना दांव लगाया है और कांग्रेस भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी। विपिन के पास चलते हैं। विपिन, सुबह जब बातचीत हो रही थी और आप खबर भी ब्रेक करवा रहे थे, तो जो उनके विधायक रहे हैं, सीटिंग विधायक कांग्रेस के, उनके नाम तकरीबन फाइनल है सूत्रों के मुताबिक। बाकी वहाँ पे किस तरीके से उम्मीदवारों को तरजीह दी जा रही है, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, फिलहाल की अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस 66 नामों पर जो है वो सहमति अपनी जता चुकी है। 66 नाम ऑलमोस्ट फाइनल हो चुके हैं, जिसमें से 28 में से 27 सूत्र जो बता रहे हैं उनमें से मौजूदा विधायकों को टिकट जो है मिलने जा रहा है। पहले क्राइटेरिया था ईडी के केसेस या फिर बाकी क्रिमिनल केसेस का, उनको थोड़ा सा लीगल ओपिनियन के लिए जो है, कंसिडरेशन के लिए जरूर कहा गया था, लेकिन विधायकों के लिए ये क्राइटेरिया जो है वो खत्म करते हुए उनको टिकट देने की तैयारी कांग्रेस की है। ऐसी परिस्थिति में वहां पर भी लगातार जो है अब कहीं ना कहीं एक इक्वेशन साफ हो जाती है। अब कांग्रेस जो है इस लिस्ट को टैली जरूर करेगी कि कौन कौन से कैंडिडेट्स हमने जो उतारने हैं या हमने जो तय किए गए हैं उनके सामने अगर बात करें, क्योंकि 67 की सूची बीजेपी ने जारी करी है और 66 कांग्रेस तय करे बैठी है। अब वो 66 क्या यही कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उनका मिलान किया जाएगा और अगर ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के मिलान में कौन कौन से कैंडिडेट्स के खिलाफ कौन कौन सा कैंडिडेट है उसको भी देखा जाएगा। इसी के साथ साथ सब कमेटी बाकी बची जो सीटें हैं उन पर भी मंथन करती नजर आएगी। तो तमाम चीजें हैं। इस लिस्ट के आने के बाद कांग्रेस को कहीं ना कहीं वो एक एनालिसिस का समय जरूर मिलेगा और उसी में अब तमाम कांग्रेस पार्टी जो है वो लगती हुई नजर जरूर आएगी, क्योंकि ना केवल प्रदेश की जनता, ना केवल हम लोग यानी कि मीडिया फर्टर्निटी के लोग, बल्कि कांग्रेस भी इस बात का इंतजार कर रही थी कि सूची भारतीय जनता पार्टी की कब आएगी, ताकि उस सूची को एक नजर देखा जाए, उसका अध्ययन किया जाए। इस सूची में अगर बात करें तो रानिया से अगर बात करें जो है रंजीत चौटाला, जो कि लगातार कह रहे थे कि जो है वो वहां से चुनाव उनकी दावेदारी है, लेकिन यहाँ पर टिकट जो है उनका कटा है, यानी कि उनको टिकट नहीं दिया गया है। रानिया से जो है कैंडिडेट बदलने का काम जो है वो किया गया है। शीशपाल कंबोज को जो है वो टिकट दिया गया है, वहां से वो जिला अध्यक्ष थे वहां के। तो कई चीजें हैं, कई फैक्टर्स हैं अभी इस लिस्ट को, क्योंकि जब आप थॉरली अध्ययन करेंगे तब तमाम चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की उस स्ट्रैटेजी, उस रणनीति के बारे में ज्यादा जानकारी जो है वो हासिल होती नजर आएगी कि किस तरीके से, किस स्टडी के साथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस पूरी लिस्ट को तैयार करने का काम किया गया है। जी, अभी जैसे आपने चौधरी रंजीत सिंह चौटाला के नाम का जिक्र किया, वैसा कोई और नाम आपके जहन में आ रहा हो कि बड़े नेता टिकट की उम्मीद पर्टिकुलर सीट से लगाए बैठे थे, लेकिन इस लिस्ट में कम से कम इस विधानसभा क्षेत्र से उनको टिकट नहीं मिला है? 23 अभी बाकी हैं, हो सकता कहीं और एडजस्ट करें, ये उम्मीद भी उनकी बनी रहनी चाहिए। देखिए, तमाम चीज़ें हैं, सीटें जो हैं, क्योंकि पिछली बार नारनौंद में कैप्टन अभिमन्यु के खिलाफ जो है वो दादा गौतम की ओर से चुनाव लड़ा गया था, लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली। इस बार जो है दादा गौतम जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। अब दादा गौतम सफीदों से चुनाव लड़ रहे हैं और नारनौंद से कैप्टन अभिमन्यु जो है उन्हें चुनावी मैदान में जो है उतारने का काम किया गया है। वहीं उकलाना से अनूप धानक, जजपा का एक और रिप्रेजेंटेशन जो है भारतीय जनता पार्टी की सूची में, जो कि जींद रैली में अभी हाल ही में उनकी ओर से ज्वाइनिंग जो है वो की गई थी, उनको भी जो है उकलाना से जो है मौका दिया गया है चुनाव लड़ने का, यानी कि उम्मीदवारी के लिए। इसी तरीके से अगर बात करें तमाम जगहें, अरविंद शर्मा जो है लोकसभा का चुनाव लड़े थे, लेकिन हार उन्हें देखनी पड़ी थी, उन्हें गोहाना से जो है उतारने का काम किया गया है। तो कई नाम हैं जिन पे अगर बात करें, जिनको लेकर जो है
एक क्लैरिटी जो है वो नहीं थी, यानी कि एक संशय बरकरार था कि क्या मिलेगी नहीं मिलेगी। कई नाम हैं, तो उनको अगर बात करें तो इसमें कई चीज़ें हैं जो कि इस लिस्ट को देखने के बाद जो है वो स्पष्ट नज़र आती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो है सीधे सीधे उन सर्वेस पर विश्वास किया गया है और साथ ही साथ पार्टी के आला नेताओं के फीडबैक पर जो है विश्वास किया है। और इसी आधार पर ज़्यादातर नाम जो है इस सूची में, जो कि मौजूदा विधायकों के भी नाम जो है इस सूची में देखे जा सकते हैं, मंत्रियों के ज़्यादातर नाम जो है इस सूची में देखे जा सकते हैं। तो फिलहाल 23 की सूची अभी आनी है, तो ऐसे में क्योंकि कुछ भी कह पाना बहुत जल्दबाजी होगा, तमाम चीज़ें जो हैं इस लिस्ट को स्टडी करने के बाद ही जो है तमाम नाम जो है वो कहीं ना कहीं उस पर क्लैरिटी जो है मिलती नजर आएगी। जी, वापस आपके साथ लौटेंगे, बने रहिए आप स्क्रीन पर, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अतुल का रुख कर रहे हैं न्यूज़ रूम का। अतुल, अभी बहुत सारे बड़े नाम ऐसे हैं जो पिछला जो चुनाव हुआ था उससे पहले वो मंत्री थे, लेकिन कुछ की टिकट कट गई, कुछ हार गए। वापस आपके पास लौटेंगे। मूलचंद शर्मा जी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, एक बार उनका रुख करते हैं और उनसे भी जानते हैं कि ये जो लिस्ट आई है, इस लिस्ट के पीछे का आधार क्या है। मूलचंद शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा में। धन्यवाद। तो ये जो लिस्ट आई है, इस लिस्ट को आप किस तरीके से देखते हो? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मूलचंद शर्मा जी, मैं आपसे ये जान रहा हूँ, ये जो पहली लिस्ट आई है 67 लोगों की, इस लिस्ट को आप किस तरीके से देखते हो और इस लिस्ट में जो नाम आए हैं उनके पीछे की रणनीति क्या रही है? मेरा एक है, संगठन ने जो तय किया है, संगठन ने जो तय किया की जो योग्यता है, जिन्होंने फील्ड में काम किया है, आम व्यक्ति के लिए काम किया है, जिनके सर्वे योग्यताएं हैं, इसी आधार पर केंद्र ने प्रदेश में जो भरोसा विश्वास दिला है और मैं मानता हूँ कि सारे जो हैं सब हर व्यक्ति बड़ी वोटों से जीतेगा। और जो इसमें सर्वे के आधार पर जो लिया है, ये संगठन ने बहुत समय के बाद ये डिक्लेरेशन की। जी, ये जो सर्वे करवाए गए थे, ये सर्वे किसने आयोजित किए थे? क्या ये सरकार की तरफ से थे, भाजपा की तरफ से थे, या फिर संघ ने करवाए हैं, या प्राइवेट एजेंसीज को आपने हायर करके करवाया था? इसका सर्वे का मॉडल क्या था और इसमें सैंपल साइज वगैरह क्या थे? सरकार है, केंद्र की सरकार है, प्रदेश की सरकार है, उन्हीं के एजेंसी है, अपना संगठन है, जो है हर व्यक्ति है, सर्वे को भरोसे विश्वास के पास भी है, हमें के सर्वे को बहुत बहुत शुक्रिया, आप इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़े। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि तकनीकी रूप से आपकी आवाज़ हम ठीक से नहीं सुन पा रहे, दोबारा आपके साथ फिर जुड़ेंगे। फिलहाल पहली लिस्ट के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और हमारी शुभकामनाएं। वापस रुख करते हैं अतुल प्रताप सिंह का, जो हमारे न्यूज़ रूम से जुड़े हैं और इस वक्त फील्ड में हैं। विपिन, अतुल आपके पास हम आ रहे हैं पहले और आपसे ये जानना चाहेंगे कि मूलचंद शर्मा जी ने कहा कि बहुत सारे सर्वे करवाए गए हैं। अब वो सर्वे किस किस के थे जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तकनीकी कारणों के कारण उनसे बात ठीक से नहीं हो पाई। तो जेजेपी की हम बात करते हैं। जेजेपी ने भी अपने गठबंधन के साथ जो लिस्ट है वो जारी कर दी है, तो उस लिस्ट में आपको क्या तस्वीर नज़र आ रही है? थोड़ा सा उससे हमारे दर्शकों को रूबरू करवाइए। जी बिल्कुल, जेजेपी पर तो मैं जानकारी आपको दूंगा ही, लेकिन जो अभी फिलहाल हम इसके पहले चर्चा कर रहे थे, अभी दो नाम मेरे समझ में आए कि उनके टिकट कटे हैं। एक संदीप सिंह का टिकट पेहोवा से कटा है और उसके साथ साथ सोना से संजय सिंह का टिकट कटा है। यहाँ पर ये दो टिकट मुझे दिख रहे हैं कटते हुए। और उसके बाद अब जेजेपी के उस सवाल पर आ जाते हैं। तो जेजेपी में जो दो बड़े नाम थे, उन या कह सकते हैं कि तीन, जो कि उनके साथ अभी एक ढांढा रह गए थे, तो उन तीन नामों को यहाँ पर तवज्जो साफ तौर पर दिखाई दी। इसमें एक तो खुद दुष्यंत चौटाला है और उनके भाई हैं दिग्विजय चौटाला, और उसके बाद जो भी उनके कैंडिडेट हैं, अब ये कैंडिडेट कितने कद्दावर हैं, कितने दमदार हैं, इसका आकलन फिलहाल तो मैं नहीं कर सकता। हाँ, उनके जो दावेदारी उन्होंने प्रस्तुत की और पार्टी को या गठबंधन को लगा कि हाँ इनका दावा मजबूत हो सकता है और ये एक अच्छी लड़ाई लड़ सकते हैं। जीतेंगे नहीं जीतेंगे अलग, लेकिन अच्छी लड़ाई लड़ सकते हैं, क्योंकि परिस्थितियां थोड़ी सी उनके लिए इतनी आसान नहीं होंगी, क्योंकि जिस पार्टी से गठबंधन किया है वो भी बिल्कुल नई नवेली हरियाणा में, और फिर
जेजेपी जो कि 6 साल पुरानी पार्टी है और सत्ता का सुख भोग चुकी है, लेकिन जब वहां से हटे तो बहुत सारे विधायक उनके टूट कर चले गए और ये उनके लिए एक डेंट था। हालांकि दुष्यंत बार बार कहते रहे कि हम जो भी कैंडिडेट उतारेंगे वो सिर्फ वोट काटने वाला नहीं होगा बल्कि जिताऊ कैंडिडेट होगा। और इस बार आपसे भी बातचीत में दुष्यंत ने इसका जिक्र किया था, मुझसे बातचीत में इस बात का जिक्र किया था कि इस बार फिर से एक ऐसी सरकार बनेगी जिसमें जो क्षत्र पार्टी है उसकी भूमिका होगी, वो चाहे इनेलो अपने लिए दावा करे या फिर जेजेपी अपने लिए दावा करे। तो कई नाम ऐसे हैं, लेकिन ये कितना रसूखदार नाम है, मैं शायद समझता हूं कि बहुत जल्दबाजी हो जाएगी इसके बारे में कोई बात रखने को। जी, और अभी जो हम भारतीय जनता पार्टी के आप 3 कैंडिडेट्स जो अभी आपकी निगाह से गुजरे हैं, हालांकि इस लिस्ट का विश्लेषण करने के लिए आपको भी समय चाहिए होगा, हमें भी समय चाहिए होगा, और राजनीति के खिलाड़ी अब इसको खंगालने में जुटे होंगे, उनकी भी अपनी अपनी टिप्पणियाँ होंगी। तो एक तो आप कह रहे हैं कि संदीप सिंह जो खेल मंत्री हुआ करते थे, कंट्रोवर्सी में भी रहे, उनका टिकट कट गया, ये स्वाभाविक सा ही लग रहा है आपको? और जो सोहाना का आप जिक्र कर रहे हैं, उससे जो टिकट कटा है उसके पीछे की वजह कुछ आप अगर जानकारी दे पाए हमें। अब अगर हम बात करें कि पिहोवा से टिकट अगर कटता है संदीप सिंह का, तो वजह आपने ही बता दी है कि कंट्रोवर्सी थी। वो अलग बात था कि लगातार पार्टी उनके साथ खड़ी रही, उस वक्त मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी, उन्होंने साफ तौर पर उनका साथ भी दिया, लेकिन बाद में परिस्थितियां बदली भी और उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई की बात भी। लेकिन उनका स्वाभाविक था कि टिकट कट सकता है, ये अपने आप में बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया था। और वो जो मामला था वो मामला छोटा नहीं था। अगर उनको टिकट मिलता तो वहां पर जिस जगह पर वो चुनाव लड़ने वाले थे वहां पर भी विरोध होता, और उसके साथ साथ इसका मैसेज पूरे हरियाणा में पूरे चुनाव के दौरान चला जाता। हाँ, जब सोहना का हम जिक्र करते हैं तो शायद मुझे उसका थोड़ा सा आकलन करना पड़ेगा, अगर इस पर कुछ जानकारी और मिल पाए कि हाँ इसके पीछे की वजह क्या है, वो फिलहाल मेरी जानकारी में तो नहीं है। लेकिन हाँ, संदीप सिंह का टिकट कटने के पीछे वही वजह है जो आपने अपने दर्शकों को अभी बताया है। जी, और इसमें जो लिस्ट को जितना भी आप अभी पढ़ पाए हैं, देख पाए हैं, और कोई इसमें आपको विशेषता दिखाई दे रही हो? क्योंकि इसमें जैसे बताया कि 8 महिलाओं को टिकट दिया गया है, और पुराने जितने भी बड़े नाम थे, वो चाहे 2014 में जीते थे, मंत्री भी रहे, लेकिन 2019 में वो हार गए थे, तो उनको भी अधिकतर को जगह दे दी गई है। बिल्कुल, जो 2014 में जीते थे लेकिन बाद में अगले चुनाव में उनको हार मिली, तो इस बार फिर से उनके ऊपर एक भरोसा जताया है पार्टी ने। और ये भरोसा इसीलिए है क्योंकि लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें बहुत सारे ऐसे लोग जो कि थोड़ा साइडलाइन कर दिए गए थे, लेकिन उनको फिर से मेन लाइन में लाया गया है। ये पार्टी स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर फैसला हुआ होगा कि हाँ, क्षेत्र वाइज अगर हम देखें तो कौन नेता कहां पर कितना प्रभाव रखता है, उसको उतनी ही तवज्जो मिलनी चाहिए, उसकी अनदेखी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब इस वक्त की परिस्थितियां अलग हैं। विपिन जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि इसमें एक झलक है महिलाओं की, तो वहां पर भी बैलेंस करने की, आधी आबादी को बैलेंस करने की कोशिश की गई, एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि हम महिलाओं को भी उतनी हिस्सेदारी देते हैं। हालांकि संख्या 8 ही है, लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं कि हम महिलाओं पर भी भरोसा जताया है। और तीसरी झलक जो मैं उस समय कह रहा था आपसे कि परिवारवाद की भी इसमें है, और ये राजनीतिक तौर पर आरोप लगेगा क्योंकि बीजेपी खासतौर से कांग्रेस पर और बाकी जो क्षत्र पार्टियां उन पर यह आरोप सीधा लगाती है कि ये सिर्फ परिवार की पार्टियां हैं, ये परिवार में रहती हैं। लेकिन जब उनके यहाँ की बात आती है तो ये तर्क देती हैं कि हमारे यहाँ पार्टी और पार्टी के अंदर परिवार है, और अगर परिवार के अंदर कोई मजबूत दावेदार है तो फिर क्यों नहीं उसका दावा हो सकता है। हम कोई परिवार की पार्टी नहीं है, इस तर्क के आधार पर अपने आप को बचाते हैं। तो एक झलक उसकी भी दिखाई दी। और फिर मैंने वैसे ही पहले कहा था कि ये इस वजह से हुआ है क्योंकि अगर नहीं करते तो उसका नुकसान होने का ज्यादा अंदेशा था, इसलिए उसे बैलेंस करने की प्रक्रिया अपनाई गई। मुकेश जी, चलिए, सुनीता दुग्गल भी कल अपने साथ जुड़ी थी, वो कल मुझसे पूछ रही थी कि मुझे कहाँ से टिकट मिलेगा, फ़ोन करके बता देना। तो अब उनको पता चल गया होगा, कल तक उनको पता नहीं था। हालांकि वो भी चुनाव समिति की सदस्य थी, तो वो भी अभी पिछली बार सांसद बनी थी, लेकिन इस बार उनकी जगह अशोक तंवर को लड़ाया गया था, तो उनको भी जगह मिल गई है, तो उनके लिए एक अच्छी खबर है। अब हम बात करें साउथ हरियाणा की, तो यहाँ पर अब 2 राव मैदान में होंगे, आरती राव और राव नरबीर सिंह। बेल्ट ये पूरी राव साहब की कही जाती है, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिली है साउथ हरियाणा की अगर हम बात करें।
जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम दक्षिण हरियाणा की बात करें, जैसा आपने जिक्र किया, तो इसमें एक मैसेज तो दिया गया है, और जो आप कह रहे थे कि दो राव, तो वहां पर यह जरूरी था। अगर बैलेंस आप नहीं करते, और जिनका उन नेताओं का, उनके परिवार का बहुत लंबे समय से वहां पर एक प्रभाव है, एक विरासत के तौर पर है, तो लोगों के बीच में आज भी वो पकड़ है। वो अगर बैलेंस नहीं करती पार्टी, अगर वहां से टिकट थोड़ा कटता, तो फिर नाराजगी सिर्फ एक टिकट कटने से नहीं होती, बल्कि उस पूरे बेल्ट के लिए, अहिरवाल बेल्ट के लिए नाराजगी हो जाती, और वो बड़ा डेंट दे सकती थी। या फिर जो टिकट आवंटित होने के बाद प्रक्रिया शुरू होती है कि जिसका कटता है, फिर वो नाराजगी के स्तर पर जाहिर करता है, और फिर उसके बाद उसके पास दूसरा कोई बड़ा विकल्प होता है। और अगर वो उस पार्टी की तरफ रुख कर गया, या उसके परिवार का या उसका कोई समर्थक उस परिवार की तरफ या दूसरी पार्टी की तरफ रुख कर गया, तो वहां पे उनको नुकसान ज्यादा हो जाएगा। तो उसको बैलेंस करने की कवायद भी की गई है। ये झलक इसमें अहिरवाल के लिए दिखाई दे रही है साफ तौर पर। तो ये जरूरी भी था, और कह सकते हैं मजबूरी भी थी। जी, इस बार आप क्योंकि पत्रकार हैं और खाटी पत्रकार हैं, तो आप इस चीज़ का भी अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता ऐसे थे जो अक्सर दिखाई नहीं देता कि वो टिकट की दावेदारी मजबूती से नहीं पेश कर रहे थे, बल्कि कुछ तो आंखें दिखाकर भी पेश कर रहे थे। तो उनको भी पार्टी ने एडजस्ट किया है, उनको भी पार्टी ने टिकट दिया है। यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेंगे। तो इसके पीछे की रणनीति क्या रही होगी? देखिए, स्वाभाविक है, जो राजनीति में आया है, राजनीतिक पेशे में है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ राजनीति करने के लिए आया है। वो राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए आता है, और ये चाहता है कि जब उसकी पार्टी उनके जरिए मजबूत हो रही है, तो उनकी भी भागीदारी उसमें फ्रंट में होनी चाहिए, ना कि पीछे से ही संगठन में। बहुत सारे लोग होते हैं कि वो पदाधिकारी पद पर ही रहकर खुश रहते हैं, या फिर उनकी रणनीति वहीं रहती है। लेकिन ज्यादातर लोग जिनका सीधे जमीन से जुड़ाव है, और फिर वहां से उभर कर आए हैं, या फिर जमीन पर उनका प्रभाव है, तो वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते ये दांव पे चलते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, और किसी एक पार्टी की बात नहीं है। अगर मेरा कद है, तो मैं अपना दावा मजबूती से पेश करूंगा। और इसीलिए जैसा आप जिक्र कर रहे थे कि कुछ लोग टिकट की आस में थे, और कुछ ऐसे थे जो कह रहे थे कि हम खास हैं, हमें टिकट दो, अगर नहीं दिया तो फिर उसका नुकसान झेलने के लिए आप तैयार रहो। तो ये रणनीति होती है, उस रणनीति का हिस्सा है, सभी पार्टियों में होता है, बीजेपी में भी है। तो विधानसभा के चुनाव में कोई ऐसा मैसेज देने की कोशिश नहीं की गई है कि नहीं सिर्फ मोदी जी के नाम पर या फिर सैनी जी के काम पर हम जीत जाएंगे। जरूरत है, तमाम क्षेत्रों से लोगों को बैलेंस करने की जरूरत है, तो वो अपने आप में बड़ी चीज है जी। मैं एक और नाम बताऊंगा आपको, भवानी खेड़ा से विशंबर वाल्मीकि, इनका भी टिकट कटा है। तो 3 नाम अभी तक मेरे जहन में आ गए, जो कि अभी जानकारी मिली है, मेरे सहयोगी रोशन ने मुझे बताया। तो विशंबर वाल्मीकि का भी टिकट कटा है। अब इसकी वजह क्या है, ये भी अभी थोड़ा अध्ययन करने की जरूरत है। इसके साथ साथ जो आप कह रहे हैं कि हाँ आंख दिखाने वाली बात, मुझे लगता है कि वो आंख दिखाना राजनीति में उसे नहीं कहते हैं, बल्कि उसे कहते हैं राजनीतिक महत्वाकांक्षा। जी, चलिए, ये महत्वाकांक्षा कई बार पूरी हो जाती है, कई बार नहीं होती है। और पार्टी ने ये जो लिस्ट जारी की है, इसमें लबोलबाब यही है कि पार्टी ने काफ़ी संयम से इस लिस्ट को बनाया है, और पार्टी के अंदर गुटबाजी की खबरें इस बार थोड़ी आती रही, लेकिन उस गुटबाजी को भी बिल्कुल ख़त्म करके पार्टी के नाम के साथ साथ जो उम्मीदवार की क्रेडिबिलिटी है या उसके जीतने की जो संभावना है, उसको भी विशेष रूप से इस लिस्ट में देख सकते हैं हम। मुझे ऐसा लगता है। क्या सहमत हैं आप इस बात से? बिल्कुल सहमत हूं कि ये जो बैलेंस करके लिस्ट लाई गई है, इतना लंबा इंतजार जो करना पड़ा, और ये कहा जा रहा था कि शायद आज भी आएगी, लेकिन इंडिया न्यूज हरियाणा ने ही, हमने ही सबसे पहले इस खबर को विपिन के जरिए ब्रेक किया था, दर्शकों को बताया था कि आज देर शाम तक लिस्ट आ सकती है। तो ये लिस्ट बनाने में और फिर लिस्ट को फाइनल करने में काफी मंथन हुआ। प्रधानमंत्री जी के साथ जब उस दिन बीजेपी के तमाम नेताओं की, उनकी पदाधिकारियों की बैठक चल रही थी, तो ऐसा माना जा रहा था कि अगले दिन ही सूची आ जाएगी, सहमति मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद भी छोटी टोली, बड़ी टोली, तमाम लोगों से आकलन करके, समझ के, जैसा आपने अभी मूलचंद जी से पूछा था, उन्होंने कहा कि हमने कई सर्वे कराए थे, तो उस सर्वे के आधार पर जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाले हैं, उनकी पकड़ के आधार पर एक बैलेंस
बनाकर उस लिस्ट को तैयार किया गया, ताकि अगर कहीं से कोई नाराजगी का अवसर किसी को मिल सकता है तो वो अवसर ना मिले। और अगर हम अपनी तरफ से उनको टिकट प्रस्तावित कर देते हैं तो फिर वो और भी मजबूती के साथ काम करेंगे, संगठन को और मजबूत करेंगे, कार्यकर्ताओं को और जोश में लाएंगे और फिर उसका असर चुनाव पर दिखाई देगा, परिणाम आपके पक्ष में होगा और तीसरी बात सरकार बन जाएगी बीजेपी की, जैसा बीजेपी दावा कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप इस पूरी खबर को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, तो इसी तरीके से आप लगे रहिए। अभी तो चुनाव के लिए हम कहेंगे पिक्चर शुरू हुई है, तो अब लगातार और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इस खास बड़ी बहस के एडिशन को अब हम यहीं पर विराम देंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए, रिमोट को बिल्कुल हाथ ना लगाइए, क्योंकि हम यूं गए और यूं आए नई अपडेट के साथ। बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। देसा में देश हरियाणा, अगर फैमिली पिकनिक पे हो जाना तो प्रतापगढ़ फार्म्स ही आना। 125 से ज्यादा एक्टिविटीज और अनलिमिटेड फूड। प्रतापगढ़ फार्म्स झज्जर में खूब खेलो खूब खाओ। रजिस्टर्ड विद हरियाणा टूरिज्म। कॉल 9999964266। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पताका चाय, गजब का स्वाद। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए